बिम में जाना है और बिम में जाने का सबसे पहला स्टेप उठाना होता है वो है रेविट सीखना। तो ये जो आप लेक्चर देखेंगे इस पूरे वीडियो में, ये हमारे इस कोर्स का ये वाला चैप्टर है जो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, और हम आपको ये फ्री लेक्चर के तौर पर डेमो एक्सेस दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको इस पूरे कोर्स को एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको 3 प्रोजेक्ट पे बनाना भी सिखाया है, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रिंटिंग करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो हर एक चीज डिटेल में सिखाई है हमने आपको। कि अगर बिम की बात करें तो बिम का मतलब हो जाता है कि 3D प्लस इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, मतलब उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी जुड़ी होती है 3D के साथ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेंडरिंग करना होता है। ये हमारा मेन इंट्रोडक्शन हो जाता है बिम का। इट इज अ वर्चुअल कंस्ट्रक्शन। वर्चुअल कंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे वर्चुअली कंस्ट्रक्ट करके देख रहे हैं, जो रियल में बनने वाला है एग्जैक्ट सेम चीजें हम वर्चुअली कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं AEC, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये पूरी एक इंडस्ट्री होती है AEC, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AEC। सबके लिए एक ही जगह सेम इंफॉर्मेशन, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट नहीं होता है, सब लोग एक ही फाइल से देख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अलग अलग से, एक ऑटोकैड से लिया, एक 3D से लिया, फिर एक जो है हम एक्सेल पे जाके एस्टिमेट देख रहे हैं, कॉस्टिंग देख रहे हैं, तो जैसे 10 करोड़ सॉफ्टवेयर को यूज करने की हमें जरूरत नहीं होती है। इसमें होता क्या है, एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा क्लाइंट को और सबको। ठीक है, मतलब क्लाइंट को भी मिल जाएगा, क्लाइंट भी उसी में देख सकता है, और बाकियों को भी मिल जाएगा, AEC वालों को, मतलब कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वाले जो रिलेटेड जो भी उस प्रोजेक्ट में होंगे उन सबको ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वो प्रोजेक्ट में जाके CDE देख सकते हैं। CDE क्या होता है? CDE होता है कॉमन डाटा एनवायरमेंट, मतलब कि कॉमन डाटा वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें वो सॉफ्टवेयर होने का जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बेटर बात ये होती है कि अगर आप एक नॉर्मल ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम पे, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो, मतलब किसी ब्राउजर पे एज ए क्लाइंट आप ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, किसी भी चीज में कोई भी इशू नहीं है, बहुत कोलैबोरेटिव नेचर होता है, किसी पे भी आप इसको ओपन करके देख सकते हो। तो सब लोग अपडेट रहेंगे डिजाइन से रिलेटेड, सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, मतलब कि सब लोग अपडेट रहते हैं, कोई भी एक चीज चेंज होगी ना सबको पता चल जाएगा, क्लाइंट को भी पता चल जाएगा, इंजीनियर को भी पता चल जाएगा, कंस्ट्रक्शन में अगर कोई है PMC वाला उसको पता चल जाएगा, और आर्किटेक्चर में भी जो आर्किटेक्ट्स होंगे या जो भी उससे रिलेटेड होंगे उन सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना प्रोजेक्ट वाइज बनता है। प्रोजेक्ट कैसे होता है, सबसे पहले समझो कि ये मेन कैटेगरी मतलब हो गया, मान लो प्रोजेक्ट का नाम है मॉल। ठीक है, अब हमने मॉल लिख दिया यहाँ पर, अब उसके ना कुछ ऐसे फोल्डर्स बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि हो गया डिजाइन। ठीक है, पहली कैटेगरी हो जाती है डिजाइन, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन, तीसरी कैटेगरी हो जाएगी हैंडओवर। ठीक है, अब इन तीनों मेन कैटेगरीज के अंदर कुछ सब कैटेगरीज होती है, जैसे डिजाइन के अंदर क्या क्या डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, हम ड्राइंग देने वाले हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन देने वाले हैं, फिर उसके अंदर इंटीरियर आ जाता है, इंटीरियर में हम ये चीजें देने वाले हैं, फिर MEP आ जाता है, MEP में हम ड्राइंग्स, रिपोर्ट और अगेन स्पेसिफिकेशन ये चीजें देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, उन सब कैटेगरीज की भी फिर कुछ कैटेगरीज होती है। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम फेडरल मॉडल देंगे, आर्किटेक्चर देंगे, इंटीरियर हम कंस्ट्रक्शन के लेआउट्स ये सारी चीजें देंगे, तो वो सारी चीजें होती है। ठीक है, शॉप ड्राइंग्स देनी है तो शॉप ड्राइंग्स होगी, वो सारी चीजें। उसके बाद हम हैंडओवर पे जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे एक प्रोजेक्ट की ना ऐसे कैटेगरीज बनती हैं, ऐसे लेआउट बनते हैं। फिर क्या है, अब किसी को भी एक्सेस करना है ना तो वो आईडी पासवर्ड डाल के इनमें से कोई भी फाइल को जाके एक्सेस कर सकता है और देख सकता है क्या पर क्या चीजें होने वाली है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है बेनिफिट्स को लेकर। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल वे क्या था और आज का वे क्या है। जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या था, मतलब पुरानी जो चीज अब तक होती आ रही थी, नो कोलैबोरेशन, कोई कोलैबोरेशन नहीं था। एक ऑटोकैड पे काम कर रहा है, एक 3D पे कर रहा है, अब उसको बैठ के मैच करते रहो। कोई एक्सेल में बैठ के एस्टिमेट बना रहा है, ठीक है, उसको बैठ के मैच करो। फिर कोई आता है वो एक अलग से स्टूडियो पे लेके आ जाएगा, वो अब स्टूडियो सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है, उसको अलग से बैठ के मैच करो, वो सारी चीजें करनी पड़ती थी। पुअर कोऑर्डिनेशन पुअर है, क्यों? एक आर्किटेक्ट दूसरे MEP इंजीनियर को अपनी फाइल्स भेजता है, ठीक है, कमेंट करके या कोई भी चीज की, हाँ भाई इस पे स्ट्रक्चर का कोई भी सामान लगा के या कॉलम लगा के दे दो। ठीक है, अब वो कब देखेगा उस मेल को शाम को जाके वो ओपन कर रहा है, फिर उस पर कल काम करेगा, फिर परसों उसको रिवर्ट बैक करेगा, फिर नेक्स्ट डे जाके आर्किटेक्ट देखेगा अच्छा एक मेल आया है। ठीक है, ये काफी टाइम डिले करता है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस भी कर देता है। ठीक है, तो पुअर कोऑर्डिनेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। ठीक है, साइट पे देख रहे हैं कि नई जो ड्राइंग्स है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन साइट पे जो है वो पुरानी ही ड्राइंग्स रखी हुई है, उनको पता ही नहीं है कि नई ड्राइंग्स आ चुकी है या अपडेट हो चुका है। ठीक है, वो गलती से पुरानी ड्राइंग पे ही वर्क किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या है, डिले प्रोजेक्ट डिलीवरी, लो एक्यूरेसी, लेस डाटा और 2D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मेन चीजें जो है वो ये है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जो बिम जो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैंने आपको जो थर्ड पार्ट में है वो पहले ही समझा दिया था कि कौन कौन सी कंट्रीज में बिम आ चुका है, कौन से लेवल पर आया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कि हर कंट्री में अपना अपना एक लेवल होता है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ये पार्ट 3 में आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेवल 0 में कैड होता है, लेवल 1 में 2D 3D होता है, लेवल 2 में जो है बिम 4D 5D होता है। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अगेन पार्ट 3 के अंदर, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन चीज की, जो हम बात कर रहे हैं बिम में डिटेल के ऊपर। बिम में काम जो होता है वो लेवल्स पर होता है, याद रखना, बिम में जो काम होता है वो लेवल्स पर होता है। ठीक है, मतलब कि हम कौन से लेवल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी हम कौन से स्टेज पे हैं। जैसे कि जब हम बात करें ट्रेडिशनल वे में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट आते ही हम बोलते हैं कि ठीक है पहले हम कंसेप्ट बनाएंगे, तो आप पेंसिल लिया, आपने कंसेप्ट बनाना स्टार्ट किया, फिर आप उसकी क्या करते हो, ड्राइंग्स बनाते हो। ठीक है, स्कीमेटिक ड्राइंग्स बनाते हो, फिर स्कीमेटिक ड्राइंग के बाद आप क्या करते हो, फिर डिजाइन प्रोसेस पे वर्क करते हो, फिर क्या करते हो, क्लाइंट के इनपुट लेते हो, फिर क्या करते हो, फिर वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हो, फिर वर्किंग ड्राइंग के बाद क्या करते हो, आप उसको साइट पे भेज देते हो। ठीक है, ये लेवल्स होते हैं कि अभी हम कौन से लेवल पर हैं। सेम चीज बिम में भी होती है, बिम में भी डिसाइड किया गया है कि कुछ लेवल्स होंगे जिसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, LOD, ये वर्ड हमेशा याद रखना, टर्मिनोलॉजीज हमेशा याद रखो। ठीक है, सिर्फ वीडियोस को देखो मत, याद भी रखो। ठीक है, LOD का मतलब होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट।
लेवल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के हैं। ऑल दो एक और होता है, ठीक है, 350 भी बीच में आ जाता है, बट उसका मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 और LOD 500। LOD का मतलब क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि अगर कोई बोलता है कि हम LOD 100 पर हैं, मतलब कि वो बिम के अंदर इस वाले स्टेज पे वर्क कर रहा है। अगर कोई बोलता है मैं LOD 300 पर हूं, तो इसका मतलब कि वो जो कंपनी है वो अभी उस प्रोजेक्ट को लेके इस वाले स्टेज पे काम कर रही है। अब समझते हैं LOD 100 के अंदर क्या आता है, 200, 300 के अंदर क्या है, 400 के अंदर क्या है, 500 के अंदर क्या है। LOD 100 को बोलते हैं कंसेप्ट स्टेज। अगर कोई बोलता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना अभी LOD 100 पर है, या क्लाइंट ने बोला कि पहले आप LOD 100 बना के दिखाओ, तो उससे क्या होता है, कंसेप्ट डिजाइन, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। उसके अंदर इंक्लूड होगा कि कंसेप्ट डिजाइन बन रहा होगा उस प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है, एज्यूम साइज को लेके, एज्यूम शेप को लेके और एज्यूम लोकेशन मानते हुए। कहने का मतलब है हर चीज एज्यूम की जाती है कि ये इतना साइज होगा तो हम ये बनाने वाले हैं, ये हमारा कंसेप्ट होगा, ये हमारा शेप होगा और इस जगह पर बनाएंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोकेशन भी एज्यूम करें। देखो होता ये है, जब बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, जब बिम पे हम बात करते हैं, तो होता ये है कि यहाँ पर ना जनरली डेवलपर या फिर इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर आके या कोई बैंकर आएगा, वो बोलेगा कि एक काम करते हैं ना, इस पूरे शहर को डिजाइन करते हैं, इस पूरी एक टाउनशिप बनाते हैं, ठीक है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ या मेरा कुछ ऐसा है, तो क्यों ना इस पर काम किया जाए, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि लवासा, अगर आपने देखा हो लवासा, अगर आपने सिटी के बारे में सुना हो, ठीक है, जरूर से जाके देखना। तो उसमें क्या था, डेवलपर आए, इन्वेस्टर आए, उन्होंने अपने पैसा लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, फिर उसको एक सिटी को क्रिएट करती है ताकि इतनी रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है। वैसे इन्वेस्टर लोग आते हैं तो वो एक कंसेप्ट रखते हैं कि हाँ भाई मुझे अपना पैसा लगाना है रियल एस्टेट मार्केट में, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो वो क्या करते हैं, PMC वालों को पकड़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वालों को पकड़ते हैं, उनसे बोलते हैं चलो इस पे काम करना स्टार्ट करो। तो वो जो आर्किटेक्ट या PMC वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंसेप्ट डिजाइन बनाते हैं, एज्यूम साइज ले लेते हैं कि हाँ भाई इतनी बड़ी सिटी होने वाली है तो हम ऐसे वर्क करेंगे, हमारे इस कलर की बिल्डिंग्स होंगी, दूर से ऐसा दिखेगा, वो सारे कंसेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो वो होता है LOD 100। LOD 200 में बात करें तो उसमें आता है स्कीमेटिक, ठीक है। देखो होता यह है कि जब भी आप बिम पे काम कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी चीज का एकदम डिटेल ही बना दोगे, एकदम लास्ट वर्जन ही बना दोगे, प्लम्बिंग लेआउट सब कुछ कर दोगे, नहीं, आप लाइन वाइज लाइन बनते हो ताकि कोई भी चेंजेस होता रहे तो वो साथ साथ फाइनल भी होता रहे, ठीक है। सेम चीजें इसके साथ है, एक बार कंसेप्ट फाइनल हो गया उसके बाद आ जाते हैं हम LOD 200 पे। अब हम कौन से स्टेज पे आ गए, 200। उसमें क्या होता है, स्कीमेटिक डिजाइन करना। स्कीमेटिक मतलब उसको थोड़ा सा फाइनलाइज करना, स्कीमेटिक डिजाइन करना, अप्रॉक्स साइज आ जाता है, अप्रॉक्स शेप और अप्रॉक्स लोकेशन आ जाता है। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इतना सामान खरीदने वाले हैं, इतनी जमीन खरीदने वाले हैं, इतनी प्लॉटिंग खरीदने वाले हैं, इतने चीजों को खरीदने वाले हैं और ये बनाने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके हिसाब से अब थोड़ी सी चीजें अप्रॉक्स हो जाती है। जनरली देखा गया है बाहर अब्रॉड में, वेट होल्ड ऑन, आई होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। बस 1 मिनट का टाइम लेके ये बोलना चाहूंगा कि आप इस पूरे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ डेमो लेक्चर है जहां पे हम आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। आप पूरा कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अभी एनरोल कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज का, और आपकी स्किल्स जो है ना वो अपग्रेड हो जाएगी ऑटोकैड के अलावा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो रेविट की तरफ जाने वाला है, बिम की तरफ जाने वाला है, तो इसीलिए आपका ये स्किल्स भी अपग्रेड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको बस ये एश्योरेंस दिलाना चाहूंगा, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा इतनी डिटेलिंग में जिस डिटेलिंग में हम लोग बात कर रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल 200 से ही स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, इन पे ज्यादा कोई जाते नहीं है, ठीक है। इसमें इंडिया में वर्क होता है, इंडिया पे, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो हम लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं, ऐसे नॉर्मल फॉर्म वाले जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल वे पे चल रहे होते हैं, वो इस पे आते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर अगर देखा जाए तो जनरली लेवल 200 से स्टार्ट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं LOD 300 की। LOD 300 में अब आ जाते हैं डिजाइन स्टेज पे, मतलब अब हमारी चीजें फिक्स हो गई हैं, हमें स्कीमेटिक चीजें पता चल गई, अब हम डिजाइन करने बैठ रहे हैं। तो हम डिजाइन में क्या करेंगे, डिजाइन ड्राइंग्स देंगे, स्पेसिफिकेशंस देंगे, एक्यूरेट साइज और एक्यूरेट लोकेशन देंगे, ठीक है। एक्यूरेट साइज और एक्यूरेट लोकेशन का मतलब समझना, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो डिजाइन फेज में हम क्या करते हैं, हम LOD 300 में होते हैं। LOD 300 का मतलब है कि अब जो आपका प्रोजेक्ट है वो डिजाइन फेज में चल रहा है। डिजाइन फेज का मतलब हम डिजाइन की ड्राइंग्स बना रहे हैं, स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, एक्यूरेट साइज निकाल रखा है हमने, ठीक है, और एक्यूरेट लोकेशन। एक्यूरेट का मतलब आप समझो फिक्स्ड, एक्यूरेट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम LOD 400, मतलब हम 300 से ऊपर आ गए हैं, हमारा डिजाइन फाइनल हो चुका है, हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं। उसके ऊपर कौन सा, कंस्ट्रक्शन फेज, मतलब अब ये डिजाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज में आ चुका है, अब इसको साइट पे कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है। इंडिया के अंदर जनरली ये चीजें, ये वाली जो चीज है ना वो जनरली मिसिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी प्रोजेक्ट में मिसिंग होती है, नहीं, जनरली मिसिंग होती है। ये वाला जो डाटा होता है इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस की ड्राइंग बनाना। हम क्या करते हैं, डिजाइन की ड्राइंग को डायरेक्ट साइट पे भेज देते हैं, बट यहां पर बिम में डिटेल आउट वर्क होता है। तो ये क्या करते हैं, एक बीच में एक और फेज जोड़ते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनाना। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग में फर्क क्या है इसको समझो। यहां पे हम शॉप ड्राइंग्स बनाते हैं, मटेरियल का डाटा निकालते हैं, एक एक डाटा निकालते हैं मटेरियल का, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट शेप। यहां पे एक्यूरेट लोकेशन था, एक्यूरेट साइज था, ठीक है। यहां पे क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज। जब भी हम कोई, अगर मान लो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं या जब भी कोई ऐसे पैसे की बात करते हैं, हम लिखते हैं एक अप्रॉक्स, मैथमेटिकल वैल्यू में हम लिखते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, 10,000 और ब्रैकेट में लिख दिया अप्रॉक्स, और एक लिखना 10,000.01, मतलब होता है प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज्ड हुआ, ठीक है। होता यह है कि जो हम डिजाइन करते हैं ना, जनरली वो साइड पे थोड़ा इंचेस ऊपर नीचे होता है। हम जो मान के चल रहे हैं कि यहां पर अगर हम परगोला बनाने वाले हैं तो उसमें हम इतने मेंबर देने वाले हैं, लेकिन साइड पे जाके हमें पता चलता है कि नहीं, हमें और मेंबर्स देने पड़ेंगे, या कैसे चीजें हमें
वर्कआउट करनी है, कौन सा स्टील मेंबर किस मेंबर में जाएगा, तो उसमें हम शॉप ड्राइंग्स बनाते हैं, या आप कह लो कि हम फैब्रिकेशन ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल के डाटा निकालते हैं, एग्जैक्ट साइज, मतलब कि एग्जैक्ट, अगर मान लो यहाँ पर डिजाइन में हमने मान के चल रहे हैं कि हमें इतनी ईंटें लगने वाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली में कितनी ईंटें लगने वाली है, कितना मटेरियल, कितना मोटार लगने वाला है। एग्जैक्ट शॉप ड्राइंग में हर एक चीज फिक्स्ड होती है, पता होती है, ठीक है। इस स्टेज पे आने का मतलब है एग्जैक्ट साइड पे खड़े होके वो फिक्स्ड है, वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। उसमें कोई ऊपर नीचे कोई एरर नहीं होता, ह्यूमन एरर ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, प्रिसाइज हो जाता है। आप 400 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो, 500 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो, सिर्फ डिजाइन के बाद आप डायरेक्ट नहीं बिल्ड करवा सकते, डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होना जरूरी होती है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब आप इन पे वर्क करते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स वाले इन बिम को हायर करते हैं, बिम वालों को हायर करते हैं और अपने प्रोजेक्ट का हर एक डाटा निकलवाते हैं, हर एक चीज निकलवाते हैं। उसके बाद आता है एलओडी 500। एलओडी 500 में होता है एज बिल्ट, मतलब जो एग्जैक्टली में बिल्ड हो चुका है उसको ही अब हमें जो है वो सॉफ्टवेयर पे उतारना है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन वाली चीजें, ये सारे डाटा हमारे पास निकल गए। लेकिन अब जो रियल में बना है, क्योंकि कुछ चीजें ऑन साइट भी चेंज होती है, प्लानिंग चेंज हो जाती है, प्लानिंग, ठीक है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है, तो उसको ऑन साइट एग्जैक्ट जो है उसको बिल्ड करना, मतलब जो चीज पहले बन चुकी है उस चीज को दोबारा सॉफ्टवेयर पे बनाना, ठीक है। इसके लिए एक अलग से पीएमसी वाले जो है एक अलग से एक टीम भेजते हैं, वो दोबारा पूरे हर एक चीज को एनालाइज करते हैं। इसमें होता क्या है मैं आपको बताया था, जैसे लिखा हुआ है एज बिल्ट ड्राइंग, एसेट रिकॉर्ड, ठीक है, O&M मैनुअल्स, वेरीफाइड साइज, वेरीफाइड शेप और वेरीफाइड लोकेशन। मतलब यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया पहले तुम लोग ने, ठीक है। एक टीम आएगी, वो वेरीफाइड कर लेगी भाई जो बोला गया है वही बना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनुअल दिया जाएगा। मैनुअल में आपको बताता हूँ क्या होता है, और एसेट्स रिकॉर्ड दिए जाएंगे, और एज बिल्ड ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग बनी है, मतलब जो एक्जैक्टली में बिल्डिंग बनी है ना, उसकी एक ड्राइंग पकड़ा दी जाएगी कि हाँ ये सही में ऐसा ऐसा बना है, ठीक है। वो ये खुद से बनाते हैं एक नई ड्राइंग। उसके बाद मैनुअल में क्या होता है, जैसे मान लो अब आप एक मॉल की बात करो, अब एक मॉल में उसके सीलिंग पे, उसके छत पे कितनी लाइट्स होती है, 4000 5000 लाइट होती है। अब उसमें एक लाइट फ्यूज हुई है, कैसे पता चलेगा कौन सी लाइट? क्या आप हमेशा हाथ से जाके दिखाओगे कि ये वाली लाइट फ्यूज हुई है? नहीं। बुर्ज खलीफा में जाओगे, इतनी सारी लिफ्ट है, इतनी सारी लाइट्स है, कौन से फ्लोर पे कौन से शीशा खराब हुआ है, कौन सा लाइट खराब हुआ है, कौन सा लिफ्ट खराब हुआ है, कैसे पता चलेगा? उनको ना सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब बिल्डिंग जब बन जाती है तो एक टीम आती है, उन हर चीज को सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कर लेती है। अब होता यह है, जैसे ही कोई मेंटेनेंस का काम आता है, मान लो 1 साल हो गए, और ऑटोमेटिकली अब क्या है कि लिफ्ट के मेंटेनेंस का टाइम आ गया है, तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उस पीएमसी वालों को या उसके वेंडर को ना मैसेज पहुंचा देते हैं कि इस बिल्डिंग पे, इस फ्लोर पे जाके इस लाइट को चेंज कर दो, इस लिफ्ट का मेंटेनेंस कर दो, इस चीज को ये कर दो, इस गिलास को रिप्लेस कर दो। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं, ठीक है। पंप रूम है, कौन सा मोटर खराब हुआ है, कैसे पता चलेगा? कितने वाले फ्लोर पे हुआ है, कौन सा वाला हुआ है, कितने सारे तुम्हारे पंप रखे हुए होंगे, कैसे पता चलेगा? वो आपको सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। फिर वो मैनुअल में पता चलता है कि कैसे पता चलेगा, कैसे चेंज करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे उसमें जाना है उस फ्लोर पे। वो सारी चीजें एक एक चीजें हमारे पास डिटेल्ड होती है, ऑन डिटेल। बिम का मतलब ही यही होता है, ठीक है। हर चीज डिटेल में जाना, ह्यूमन एरर ना के बराबर होना, नेग्लिजिबिलिटी जो है ना वो आप समझो एकदम नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, ठीक है, 0 पे आता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब ये वीडियो क्योंकि डिटेल में जा रही है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि 3D का मतलब क्या होता है। और 3D में अगर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो बनाते हैं, जो मैंने पार्ट आपको 3rd में बताया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 3D को हम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 3D में हम डिजाइन डॉक्यूमेंट तो बोलते हैं, लेकिन कौन कौन से हम चीजें देते हैं? अगर हम 3D पे वर्क कर रहे हैं, बिम के 3D वर्क कर रहे हैं, तो हम 3D मॉडल देते हैं। ऑफकोर्स 3D मॉडल देना जरूरी है। फिर उसका क्या करते हैं, पॉइंट क्लाउड रेंडरिंग करना, लेआउट बनाना, क्लैश डिटेक्शन, डाटा इंटीग्रेशन, वॉक थ्रू और एनिमेशन करना, ठीक है। वही अगर हम 4D पे वर्क करते हैं, अगर हम 4D के लिए बिम पे वर्क कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को, उस प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसमें हम एक और चीज जोड़ देते हैं, वो है टाइम प्लानिंग। टाइम प्लानिंग का मतलब हो जाता है कि हम टाइम को भी कैलकुलेट करते हैं कि इतने टाइम में इतनी चीजें कंस्ट्रक्ट हो चुकी होंगी, जिसमें अगेन हम एक बिम मॉडल देते हैं, 4D बिम मॉडल। मतलब कि उसमें ना टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब बिल्डिंग बनती चली जाएगी, 4 महीने आगे बढ़ाओ सॉफ्टवेयर पे, तो वो 4 महीने बाद इतना बन चुका होगा, इतना बन चुका होगा, इतना बन चुका होगा, वो पता चलता है इन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो उसमें ये चीजें टाइम प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। फिर क्या है, प्रोजेक्ट टाइम प्लानिंग करना, मैन पावर कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, कौन से टाइम पे चाहिए होगा, ठीक है। वो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि वाटर प्रूफिंग वाला का अभी पता ही नहीं है, टाइल पहले लगाने वाला आ गया, ठीक है, टाइल पहले लगा रहा है, या वाटर प्रूफिंग वाले बैठे हुए हैं, टाइल लगा के जा चुका है, ये सारी चीजें नहीं। किस टाइम पर कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन कब आएगा। मान लो एक एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि उस कॉर्नर पे कौन काम कर रहा है, इस कॉर्नर पे कौन काम कर रहा है, फेज 1 पे कौन काम कर रहा है, फेज 2 पे कौन काम कर रहा है। ये सारी चीजें प्रिसाइज्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेम जब मैंने आपको बताया था 5D वाला, तो 5D में था कॉस्ट प्लानिंग करना। तो उसके अंदर अगेन हम 5D की जो है मॉडलिंग देते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी जुड़ जाता है। हम 1 महीने बाद कितना पैसा हम लगाने वाले हैं, 2 महीने बाद कितना लग जाएगा, 3 महीने बाद कितना लग जाएगा, 1 दिन के बाद कितना लग जाएगा, 2 दिन के बाद कितना लग जाएगा, 1 साल के बाद कितना लग जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसके अंदर क्वांटिटी सर्विंग भी होती है, वैल्यू इंजीनियरिंग होती है। आप ये सब चीजें पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 6D पे। 6D पे अगर आप बात करोगे, 6D होता है सस्टेनेबिलिटी का। क्या होता है, जब बिल्डिंग बन जाती है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें कि ना 10-10 लाख का बिल आ रहा है, 40-40 लाख का बिल आ रहा है। अब ये तो एज्यूम ही नहीं था, तो फिर एक टीम को बुलाया जाता है, जो बोला जाता है कि इस पर 6D पे वर्क किया जाए। फिर वो सस्टेनेबिलिटी वर्क करते हैं कि बिल को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे 10 लाख के बिल को 1 लाख पे लाया जाए। तो उस पर ना एनर्जी पे वर्क होता है कि कैसे एनर्जी कंज्यूम कम करवाया जाए, और वही सारी चीजें रिक्वायरमेंट सब कुछ सेम रहे, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, 6D बिम मॉडल बनाते हैं। पहले तो मॉडल बनाएंगे, अगेन हर चीज हम मॉडल पे बात करते हैं, क्योंकि
ऐसे मॉडलिंग की बात करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले पाएँ, ठीक है। उसके बाद कंसेप्चुअल एनर्जी एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल एनर्जी देते हैं फिर हम, ठीक है। जब कंसेप्चुअली कर लेते हैं तो उसका डिटेल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एलिमेंट सस्टेनेबिलिटी ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हम एलिमेंट्स लगा सकते हैं सस्टेनेबिलिटी वाली, उसकी ट्रैक करते हैं। लीड रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग करना, ये सारी चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। 7D में सेम चीज़ होती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट करना। 7D में क्या होता है, एसेट्स रिकॉर्ड करना, ठीक है, एलिमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करना और मेंटेनेंस ट्रैकिंग करना, जो कि मैंने आपको अभी पहले वीडियो जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। क्या मेंटेनेंस रिकॉर्ड करना, जैसे हमारी लिफ्ट खराब हो गई है तो ऑटोमेटिकली ना ये ट्रैक कर लेता है सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है। फिर वो ना उसके वेंडर को भेज देगा कि भाई ये काम करो ना, आपको ना इस वाली बिल्डिंग में, इस वाले फ्लोर पे, इस वाले लिफ्ट को जो है, लिफ्ट नंबर 3 को जो है वो जाके मेंटेनेंस करना है, या इस लाइट जो को जो है वो वारंटी में है और वो वारंटी से पहले जो है वो फ्यूज हो चुका है, तो आप जाके उसको चेंज कर दो, वो वेंडर को बता देगा। तो ये मेंटेनेंस को ट्रैक करना हो गया। लाइफ साइकिल पूरे को मैनेजमेंट करना, पूरी बिल्डिंग कैसे चल रही है, कब क्या चल रहा है, उसको पूरा मैनेज करना, वो सबकी रिकॉर्ड रहना, मैनेज करना, ट्रैक करना, ये सारी चीजें होती हैं 6D 7D में, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब आई होप कि गाइज आपको जो बिम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, LOD के बारे में पता चल गया होगा, आपको 4D 5D ये काफी डिटेल में पता चल गया होगा। बाकी आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये जो वीडियो है वो हमारे कोर्स के इंक्लूडेड में है, मास्टरी इन रेविट। आप डेफिनेटली उस कोर्स को चेकआउट करो, बेयर मिनिमम 999 का है। और बात यहाँ पर प्राइसिंग की नहीं है, बात है कि आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है अपने स्किल्स को, और साथ में ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने ही इस कोर्स को डेवलप किया है और डिजाइन किया और पूरा स्ट्रक्चर्ड किया है इस कोर्स को। डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस कोर्स। बाकी आप चाहो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे इसके इंटरफेस की। तो हम आपको कुछ डेमो वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये आपको वीडियो देखने को मिला डेमो वर्जन में, वैसे ही हम आपको नेक्स्ट भी डेमो वर्जन में आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कोर्स का बेटर आइडिया मिल सके कि हमने कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है।